बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हेल्थ ORG से आपसे मुखातिब है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह पाक सब जहां में बीमारियों का खात्मा और सेहतयाबी को आम कर दे। गुज़िश्ता दिनों एक वायरस का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया था, और उस वायरस ने पूरी दुनिया को कमोबेश अपनी लपेट में ले लिया था। आजकल एक दूसरे वायरस का नाम बहुत तेज़ी के साथ लिया जा रहा है और वो है मंकी पॉक्स वायरस। अब आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो इस एम पॉक्स वायरस की ही मुतालिक जो है वो बात करेंगे। जिस तरीके से कोविड फैला था, मंकी पॉक्स वायरस इस अंदाज से फैलता नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में इसके पेशेंट्स जो हैं वो देखे गए हैं। मंकी पॉक्स वायरस, इसमें 3 नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि मंकी पॉक्स और वायरस। जब हम लफ्ज़ पॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ये डिजीज़ एक से दूसरे तक फैल सकती है, और जब वायरस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंतहाई माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जिसके ज़रिए बीमारी जो है वो फैल रही है। और लफ्ज़ मंकी इशारा कर रहा है कि इसके ओरिजिन का ताल्लुक मंकी या बंदर से भी है। ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि ऐसी डिजीज़ के जिसका इनिशियल कोई भी जानवर जो है वो हो सकता है। ये डिजीज़ अपने इंक्यूबेशन पीरियड में 1 हफ्ते से 10 दिन तक ले सकती है। आज के इस हम अपने व्लॉग में जो बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, कैसे ये फैल सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इससे बचाव क्या हो सकता है, ये कितना ख़तरनाक है, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों पर अब आज इंशाल्लाह जो है वो हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खुद मंकी पॉक्स क्या है। तो उस पर तो बात हो गई कि मंकी पॉक्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉक्स सीरीज का वायरस है कि जिसके ज़रिए बीमारी एक इफेक्टिव पर्सन से दूसरे इफेक्टिव पर्सन को लग सकती है। कैसे लग सकती है, इस पर आगे चलकर तफसील से जो है वो ज़रूर बात करेंगे। इनिशियल स्टेज में सबसे पहले जब ये इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर जाता है तो पेशेंट में फीवर ज़ाहिर होता है, और ये हाई ग्रेड फीवर होता है, और इस फीवर के साथ बॉडी में सीवियर पेन या मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद होता है, यानी कि पट्टों में शदीद दर्द होता है। मस्कुलर पेन के साथ ही साथ हेडेक या सर दर्द हो जाता है। लेथार्जी बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी टाइट होती है, बहुत ज़्यादा थकन का एहसास जो है वो प्रोमिनेंट होता है। और इसके साथ ही साथ जो है जो एक बहुत ज़्यादा क्लियर सिम्पटम्स जो है वो मिलती है, और वो ये कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर इसका इफ़ेक्ट होता है। तो हमारी जो नेक होती है, इस पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो नोड्स बनकर ज़ाहिर होते हैं, या गिल्टी बनकर ज़ाहिर होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा में फीवर के बाद स्किन पर इसकी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर होती हैं। अब ये साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रैश बनते हैं, स्किन पर रैशेस बनते हैं। ये रेड कलर के होते हैं और फ्लैट होते हैं। शुरू में फ्लैट रैशेस बनते हैं जो बहुत जल्द ही अपने आप को ब्लिस्टर में चेंज करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है छालानुमा कैफियत बनना शुरू हो जाती है, और हर छाले के अंदर शुरू में एक क्रिस्टल वाइट लिक्विड होता है जो इफेक्टिव लिक्विड होता है, लेकिन जल्दी उसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसमें गदलापन आ जाता है, और ये ब्लिस्टर से आगे चलकर चेंज होकर पस की तरफ चला जाता है। तो रैशेस बनते हैं, रैशेस के बाद जो है ब्लिस्टर बनते हैं, और ब्लिस्टर के बाद एब्सिस बनते हैं। लेकिन एब्सिस के एंड पर जो है इनके ऊपर स्कैलिंग या छिलका जो है वो बनना शुरू हो जाता है,
छिलका भी ابتدا में ब्राउन कलर का होता है, फिर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और जब वो ब्लैक कलर का होता है तो इसका मतलब ये है कि डिजीज रिवर्स की तरफ जो है वो चली गई है। जिस वक्त कुछ एब्सेस रिवर्स की तरफ जा रहे होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि नए नहीं बनेंगे, उस वक्त कुछ ब्लिस्टर की फॉर्म में जो है वो निकल भी सकते हैं और आगे चलकर वो एब्सिस भी बन सकते हैं और फिर वो रिवर्स पर जो है वो जा सकते हैं, यानी ये सीरीज इस अंदाज से आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक दफ़ा ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाए और डिजीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाए तो बाद में बनने वाले भी आमतौर पर जो है वो रिवर्स पे चले जाते हैं और डिजीज़ खुद से भी ठीक होना शुरू हो जाती है। ये उस लेवल की डेंजरस डिजीज नहीं है जैसे कि कोविड था, बहुत तेजी के साथ, बहुत आसानी के साथ एक से दूसरे को जो है वो फैलता था, लेकिन इसमें ये होता है कि ये उतनी तेजी से फैलने वाली डिजीज नहीं है। इसका जो सबसे पहले वायरस डायग्नोज हुआ था वो 1958 में डायग्नोज हुआ था और उसके बाद मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वायरस के पेशेंट्स जो है वो मिलते रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ इस वायरस के पेशेंट कदरे ज़्यादा हैं और वहाँ से ट्रैवल करता हुआ कोई पेशेंट एक जब दूसरी जगह जाता है तो ये उस वायरस को दूसरी जगह भी जो है स्प्रेड करता है, और यूँ अगर हम मंकी वायरस के पेशेंट की हिस्ट्री में देखें तो आमतौर पर ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर फैलता है तो कैसे फैलता है? तो देखिए, स्किन के ऊपर बनने वाले रैशेस, ब्लिस्टर या एब्सेस, ये सारे वो हैं कि जो अपने अंदर इस डिजीज की टॉक्सिटी को लिए हुए होते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स क्लोज कांटेक्ट करता है तो इफेक्टिव पर्सन से क्लोज कांटेक्ट का मतलब यह है कि दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर भी इस डिजीज की साइन एंड सिम्टम अपने पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद, और अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है तो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। ये एब्सिस या ये रैशेस स्टार्टिंग फेज में अपर बॉडी में जो है वो जाहिर होते हैं, यानी फेस पर जाहिर हो सकते हैं, आर्म्स पर जाहिर हो सकते हैं, चेस्ट पर जाहिर हो सकते हैं, बैक पर जाहिर हो सकते हैं, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ही ये लोअर बॉडी की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं, यहाँ तक के पाम के ऊपर और सोल के ऊपर भी, यानी पाम के ऊपर भी और सोल के ऊपर भी जो है ये रैशेस जो है वो बन जाते हैं। दूसरे इसी फैमिली से स्मॉल पॉक्स भी है। स्मॉल पॉक्स के जो रैशेस बनते हैं या एब्सेस बनते हैं वो भी इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके जो एब्सेस होते हैं वो ज़रा जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये कि उसके मुकाबले में साइज़ में बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस फीलिंग में आते हैं, देखने में जो है वो ज़्यादा जो है वो डराते हैं। तो इस वजह से मतलब इस डिज़ीज़ से जो है लोग जो है वो ज़्यादा अपने आप को खौफज़दा जो है महसूस करते हैं। हालाँकि ये एक क्यूरेटिव डिज़ीज़ है और जानलेवा डिज़ीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है किसी भी वजह से, रेज़िस्टेंस पावर बहुत कम थी और कॉम्प्लिकेशन हो गया और इस वायरस ने जो है बॉडी पर इफेक्ट इस अंदाज से किया कि ब्रेन इफेक्टिव हो गया, तो ब्रेन इफेक्टिव होने से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या चेस्ट के अंदर लंग्स पर इसके इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए और वहाँ पर भी जो है एब्सिस बनना शुरू हो गए और उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट जो है वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिहाज से कमज़ोर है, मिसाल के तौर पे बच्चे अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोर हैं, या ओल्ड एज जो लोग हैं वो अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोर होते हैं, तो उनमें इनका बनने का इम्कान जो है या उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान जो है वो खतरे ज़्यादा होता है, या वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है या किसी बड़ी बीमारी में थे और उसके साथ साथ इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आ गए तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान जो है वो मौजूद होता है। तो अगर हम बात करें कि साहब इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो है एक तो सूरत ये है कि वैक्सीन, जो हर डिजीज़ के लिए एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जो है वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो या इसकी एक पर्टिकुलर वैक्सीन है ही नहीं,
البتہ یہ ضرور ہے کہ اسمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اسمال پاکس کی ویکسین بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1980 میں یونیورس میں جو ہے اسمال پاکس پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے چونکہ اسمال پاکس کے کیسز نہیں ہیں تو کم و بیش جو ہے اس کی ویکسین بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ کم ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے، اور ہر اسٹیج کے لیے الگ الگ اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، شروع میں بلسٹر میں، پھر اس کے بعد ایپسس میں، اور جب یہ ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے ہر اسٹیج پر، یہاں تک کہ بالکل اسٹارٹنگ فیز جب کہ ابھی فیور میں ہے تو اس وقت بھی اس کا ٹریٹمنٹ، تو ہر فیز کی ہومیوپیتھک میں میڈیسن الگ الگ ہے، اور اس طرح کامیاب وہ میڈیسن ہے کہ عام طور پر نیکسٹ فیز جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے پیشنٹ جو ہے وہ کیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میڈیسن پر میں نیکسٹ ویڈیو میں انتہائی تفصیل سے بات کروں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس پیشنٹ کو نہلایا جا سکتا ہے۔ ایک عام طور پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ ایم پاکس ہو گیا ہے تو کیا اسے نہلایا جا سکتا ہے، اس پیشنٹ کو نہلایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نہلایا جا سکتا ہے، اور نہلانا ہی بہتر ہے، لیکن پابندی صرف اتنی سی ہے کہ جو بات کے لیے پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ کسی قسم کے انفیکشن میں پہلے سے نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کے کوئی وائرس پہلے سے موجود نہ ہو، اس بات کا خیال کیا جائے۔ دوسری سب سے بڑی جو احتیاط کی جائے گی وہ یہ کہ آپ نے بات گرم پانی سے لینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ میں ریزسٹنس پاور اس وقت کم ہے، اور اگر ٹھنڈا پانی استعمال کر لیا گیا تو اس کی ریزسٹنس پاور کم ہونے سے کمپلیکیشن ہو سکتا ہے، جس میں نمونیا بھی شامل ہے۔ تو پانی جو لینا ہے وہ گرم لینا ہے، نیم گرم پانی لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صابن جو ہے، جو سوپ ہم نے یوز کرنا ہے وہ پیوریفائی یا وہ سوپ کے جس میں کاسٹک جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو۔ جو ایکچوئل باتھنگ سوپ ہوتے ہیں وہ ان میں کاسٹک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جو واشنگ سوپس ہوتے ہیں ان میں کاسٹک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں کاسٹک والا سوپ جو ہے وہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ کاسٹک کا سوپ ان بلسٹر کو جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو ہائیجین کا تقاضا ہے کہ بات ضرور لینا ہے، اس طرف نہیں جانا کہ صاحب اگر ہم نے نہا لیا یا پیشنٹ کو نہلا دیا تو اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نقصان بات نہ لینے سے تو ہو سکتا ہے، ہائیجین کا خیال نہ رکھنے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہائیجین کا خیال رکھا گیا تو اس سے کمپلیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج کی بات میں یہاں پر ہی مکمل کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری بات کو سنا۔ السلام علیکم۔